नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, वैसे भी बड़े खूबसूरत से दिन हैं ये और बड़ा अच्छा सा एहसास लेके आते हैं। देखते देखते हम 72 एपिसोड कंप्लीट कर चुके हैं। आज मैं जो एपिसोड कंप्लीट कर रही हूँ वो 72 एपिसोड है। तो इस 72वें एपिसोड के लिए सबसे पहले तो थैंक यू। आप लोग इतना प्यार और इतना अपनापन दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों ने इस परिवार में मुझे एक्सेप्ट किया और नो डाउट हम धीरे धीरे ही सही लेकिन बढ़ रहे हैं। बस एक ही शिकायत है कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग मेरी तारीफ ही करें या कुछ अच्छा ही लिखें। अगर कुछ सजेशन देना चाहते हैं, कुछ कमियां हैं तो उन कमियों को भी बताएं ताकि मैं उसमें इम्प्रूव कर सकूं। क्योंकि ये एक दिन का नहीं, हमने बहुत लंबा जाना है, इस परिवार को बहुत बड़ा बनाना है, तो उसमें मुझे आप लोगों का सहयोग ज़रूर चाहिए होगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप इस परिवार में नए हैं, पहली बार वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि परिवार के मेंबर्स में बढ़ोतरी हो। और इसके अलावा बेल आइकन जरूर प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और अगर वारदात के बारे में कोई भी राय है, सवाल जवाब का सिलसिला जो है वीडियो के लास्ट में होता है, तो कोई भी राय देना चाहते हैं और कमेंट करके जवाब जरूर दें सवाल का। तो दोस्तों, ये तो थी अपनी बातें। अब बात आती है वारदात की। पिछले एपिसोड में आपको इंटरनेशनल बॉक्सर की कहानी बताई थी, वारदात बताई थी कि कई बार एक अच्छी चीज होती है दिमाग में, लेकिन उसी तरह जब कामयाबी सर पे चढ़ के बोलती है तो गलत चीजें भी दिमाग में आती हैं। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम उन गलत चीजों को लेकर आना चाहते हैं कि नहीं लेकर आना चाहते। और हकीकत बात आपको बताऊं कि जब भी गलत चीज हमारी जिंदगी में एंटर होती है, जब अच्छी चीज एंटर होती है, तब भी हमारी जो इनर सोल है वो हमें इंडिकेट करती है, खुशी अंदर से खुशी देती है। लेकिन जब कोई गलत चीज हमारी जिंदगी में एंटर होती है, हमारी इनर सोल हमें आगाह जरूर करती है। कभी ऐसा नहीं होता कि हमें आगाह ना करे। तो इन सब चीजों को पहचानना ये हमारी जिम्मेदारी है, कोई और आपको बताने नहीं आएगा। और हम जैसे होते हैं हमें सर्कल भी वैसा ही मिलता चला जाता है। आज की जो मैं वारदात की बात करूं तो एक 15 साल की बच्ची की वारदात है। 15 साल की बच्ची, लेकिन नेशनल लेवल की शूटर। लेकिन उसके बाद उसकी जिंदगी में क्या कुछ बदला, क्या कुछ घटा, ये देखकर और सुन के बहुत ताज्जुब होता है। समय ना लेते हुए चलते हैं वारदात की तरफ। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी। लखनऊ में सीएम हाउस है। आजकल जो यूपी के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं। सीएम हाउस से महज 1000 मीटर की दूरी पर एक एरिया है, विवेकानंद मार्ग। और विवेकानंद मार्ग में ही वहां पर रेलवे के क्वार्टर्स बने, सरकारी क्वार्टर्स बने हैं। और उन्हीं क्वार्टर्स में बंगला नंबर 9 में एक परिवार रहता है, राजेश दत्त वाजपेयी जी का परिवार। राजेश दत्त वाजपेयी जी पहले जो है वो लखनऊ में पोस्टेड थे, लेकिन उसके बाद उनका ट्रांसफर हो जाता है दिल्ली रेलवे के लिए एज अ प्रवक्ता। उनका प्रमोशन होता है और प्रमोशन के बाद उनकी पोस्टिंग हो जाती है दिल्ली के लिए। और वो आजकल दिल्ली में थे उस समय जिस समय की ये वारदात है। अब बात आती है 29 अगस्त 2020 की। आरडी वाजपेयी जी के परिवार में उनकी पत्नी मालिनी वाजपेयी, बेटा 19 साल का सर्वदत्त वाजपेयी और 15 साल की नाबालिग बेटी जो कि माइनर है। माइनर का नाम लेना रूल के खिलाफ है, तो माइनर का नाम नहीं लिया जाता, इसलिए मैं उसका नाम नहीं लूंगी। नाबालिग बेटी 15 साल की, नेशनल शूटर। ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा नाम कमाया उसने, पढ़ाई में तेज, कोई कमी नहीं। लेकिन उसके बाद जिंदगी में फिर एक मोड़ आता है और एक दिन आता है, और वो दिन था 29 अगस्त 2020 का। 29 अगस्त 2020 को वो अपने मामा को फ़ोन लगाती है। चूँकि उनके मामा का जो परिवार है वो भी लखनऊ लोकल ही रहता था। वो अपने मामा को फ़ोन लगाती है और कहती है कि मैं अपनी मम्मी को उठा रही हूँ, भैया को उठा रही हूँ, लेकिन वो उठ नहीं रहे हैं। अब इतना सुनना था और वो रोने लग जाती है। सुनते ही मामा है जो मामा और अपने माता पिता को लेकर उस बंगला नंबर 9 में पहुँचते हैं। अंदर जाते हैं तो अंदर देख के हतप्रभ हो जाते हैं, क्योंकि बहन की और भांजे की, मालिनी जी की और सर्वदत्त की, दोनों की लाशें बेड पर पड़ी हैं लहूलुहान। उनकी बॉडी में गोली लगी है। वो इतना देखते ही हैं कि जो माता पिता हैं वो रोने लग जाते हैं और उनको समझ नहीं आता। लेकिन जो उसका मामा है नाबालिग बच्ची का, वो 112 नंबर पर कॉल करते हैं और पुलिस को बुलाते हैं।
पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है और देखती है तो मामला समझ नहीं आता और वो पोस्टमार्टम जो बॉडी है, बॉडी को पंचनामा करके अपने कब्जे में लेते हैं, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब शुरुआती तौर पर वो पूछते हैं कि क्या हुआ है, तो उनके जो नाबालिग बच्ची के जो मामा हैं वो बताते हैं कि मुझे मेरी भांजी का कॉल आया और मैं साथ के साथ यहाँ आया तो देखा कि दोनों की लाशें पड़ी हुई हैं। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि ऐसा कौन कर सकता है, तो उसका मामा कहता है कि मुझे खुद भी नहीं पता कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है। और ये बड़ी हैरानी वाली बात थी। बेटी को देखा जाता तो बेटी के भी हाथों में चोट के निशान थे, उसकी हथेलियों में चोट के निशान थे। पुलिस समझ से बाप रही थी कि आखिर ये हुआ क्या है। इसके बाद पुलिस जो है वो घर की तहकीकात करने लग जाती है। तहकीकात करते करते वो उस बच्ची के कमरे में भी जाती है। तो बच्ची के कमरे में जाती है, वहाँ पर बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं और किताबें ऐसी मौत के रहस्य से रिलेटेड जितनी भी हैं वो मर्डर और इन सब चीज़ों से रिलेटेड थी, डेथ से रिलेटेड थी, भूत प्रेत से रिलेटेड थी। पुलिस को बड़ा असमंजस होता है कि 15 साल की बच्ची और ऐसी किताबें। इसके बाद और तहकीकात की जाती है। पुलिस बाथरूम में जाती है। जब बाथरूम में जाती है तो वहाँ पे शीशे में लिखा हुआ था डिसक्वालीफाइड ह्यूमंस, और वो भी खून से लिखा हुआ था। डिसक्वालीफाइड ह्यूमंस लिखा हुआ था और वहीं पर ही ग्लास में, शीशे में एक फायर हुआ था। पुलिस को बहुत अजीब लगता है, लेकिन चूंकि सस्पेक्ट के तौर पर वो सबसे पहले उस नाबालिग बच्ची को ही ले रहे थे, क्योंकि जो भी वहाँ पे चीज़ें थी और जो भी सर्कमस्टांसेस थे वो इशारा कर रहे थे उस बच्ची की तरफ। लेकिन महज 15 साल की बच्ची थी, समझ नहीं आ रहा था पुलिस को भी क्या पूछे। वो भी बच्ची भी अपना जो फेस है वो हाथों से छुपाए हुए थी। पुलिस को भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। उनको एक तरफ ये भी लग रहा था कि बच्ची जो है वो सदमे में है, लेकिन सस्पेक्ट के तौर पर वो सबसे पहले उसी को देख रहे थे, तो उससे पूछताछ भी करनी जरूरी थी। जब बच्ची को हाथ हटाने के लिए बोला जाता है तो वो हाथ नहीं हटाती। उससे पूछा जाता है कि हुआ क्या है, तो बच्ची कहती है कि जब पापा आएंगे मैं तभी सारी बातें बताऊंगी। इसके बाद वाजपेयी जी को कांटेक्ट किया जाता है, उनको सारी बात बताई जाती है। वो इमीडिएट वहाँ से निकल पड़ते हैं लखनऊ के लिए। बच्ची जो है वो कुछ बताने की उसमें नहीं थी। इन बिटवीन चूँकि हाथों में उसके काफ़ी ज़्यादा जख्म थे, उसको हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में एडमिट किया जाता है और उसको फर्स्ट एड दिया जाता है। जब वाजपेयी जी घर पहुंचते हैं तो फिर बच्ची से पूछताछ की जाती है। बच्ची कुछ भी बताने की उसमें नहीं थी, ना वो कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन देख के ऐसा लग रहा था कि शायद बच्ची डिप्रेशन की पेशेंट है। साइकेट्रिस्ट को बुलाया जाता है और वो उनकी मौजूदगी में वो सबसे पहले बच्ची को नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं और नॉर्मल करने के बाद फिर उससे पूछताछ की जाती है। बच्ची फिर वही गुमराह करने लग जाती है। वो कहती है कि मैं पबजी खेलती हूँ, फिर वो कहती है कि मुझे भूत प्रेत दिखाई देते हैं, फिर वो कहती है कि मुझे फायरिंग का शौक है। लेकिन बच्ची ने कुछ भी नहीं बताया और कुछ ऐसा नहीं बताया जिसके चलते मतलब कोई पुख्ता सबूत मिल सके। लेकिन बाद में उसने इतना जरूर कबूल किया कि उसने अपनी माँ को और अपने भाई को खुद मारा है। जब वो सो रहे थे, हुआ ये था एक्चुअल में कि वाजपेयी जी का बर्थडे था और वो लखनऊ आने वाले थे अपने बर्थडे पे, जो कि शनिवार था। मालिनी जी और सर्वदत्त दोनों उनके बर्थडे की तैयारियां कर रहे थे और बर्थडे की तैयारियां करते करते वो थक गए और बेड पर सो गए। दोनों सोए हुए थे और इसी सोई हालत में सबसे पहले वो जो बच्ची आती है अपनी माँ को शूट करती है और माँ को शूट करने के बाद जैसे भाई उठता उससे पहले ही वो भाई को शूट कर देती है और दोनों वहीं पर ही मौकाए वारदात पर दोनों की मौत हो जाती है। इसके बाद पुलिस जो है वो बच्ची को कस्टडी में लेती है। चूंकि जुवेनाइल है, बच्चा माइनर है, तो फिर जुवेनाइल जो रूल्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए बच्चे को उतना ही सॉफ्टली ट्रीट किया जाता है। केस जो है वो कोर्ट में जाता है। चूंकि बच्चा माइनर है तो फिर जो आर.डी. वाजपेयी हैं, आर.डी. वाजपेयी एक रिक्वेस्ट देते हैं कि चूंकि मेरा जो बच्चा है उसने जानबूझकर कत्ल नहीं किए हैं, बच्चा जो मेरा है, वो जो मेरी बेटी है वो डिप्रेशन की पेशेंट है, वो अपनी होशो हवास में नहीं थी जब उसने ये मर्डर किए हैं, तो इसलिए उसकी जो देख रेख है वो घर पर बहुत अच्छे से हो सकती है। उसको अपने आप को रिकवर करने में मदद मिलेगी अगर वो घर पर रहे। तो कृपया करके उसको जो जुवेनाइल रखना है वो घर पर रखा जाए पुलिस की देख रेख में। कोर्ट ये अर्जी जो है वो मंजूर कर लेती है और उसको घर पर ही रखा जाता है। और 2 कांस्टेबल होते हैं जो सिविल ड्रेस में बारी बारी से
उसके आसपास होते हैं। इस तरीके से उस बच्ची को ध्यान रखा जाता है ताकि वो माइनर बच्चा है, उसको रिकवर होने के लिए समय मिलना चाहिए ताकि वो अपनी गलतियों को सुधार सके और एक अच्छा इंसान बन सके। जुवेनाइल का मतलब ही यही होता है कि बच्चे जो होते हैं वो नाबालिग होते हैं, उनकी इतनी समझ नहीं होती और उनको ऐसा माहौल दिया जाता है कि ताकि वो अच्छी अच्छी चीज़ों को सीख सकें और अपनी गलती को दोबारा ना दोहराएं और वो एक अच्छा इंसान बन के निकले। क्योंकि वो नेशनल शूटर थी तो कहीं ना कहीं उसके लिए एक सिंपैथी भी रहती है सबकी पर। जब आर.डी. वाजपेयी कहते हैं कि वो डिप्रेशन की पेशेंट है, उसकी जांच भी करवाई जाती है लेकिन वो नॉर्मल निकलती है और उसके बाद भी कोर्ट ये डिसीजन देती है। जो उस समय के एसपी थे जो केस को लीड कर रहे थे, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि चूंकि ये जो डिसीजन है ये उनके हिसाब से सही नहीं था, लेकिन उसके बाद भी जो कोर्ट ने डिसीजन दिया उस डिसीजन को वो मानते थे क्योंकि उनके हिसाब से एक ये केस जो है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। एक नॉर्मल केस की तरह उसको नहीं लिया जाना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी कोर्ट के डिसीजन को सम्मान दिया गया। अब इसके बाद बच्ची जो है वो घर पे रहती है। फिर ये केस जो है वो फिर एक मोड़ लेता है, एक नई दिशा पे जाता है 1.5 साल के बाद। बात आती है 23 नवंबर 2021 की। 23 नवंबर 2021 को यही बच्ची जो लखनऊ का लोकल पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जाके एक एफआईआर दर्ज करवाती है और वहाँ पर कहती है कि मेरे जो फादर हैं मिस्टर आर.डी. वाजपेयी, वो मेरे साथ बलात्कार करते हैं, मेरे साथ रेप करते हैं, मुझे मोलेस्ट करते हैं और मेरी जो बुआ हैं वो इसमें साथ देती हैं। ये बात जब पुलिस के पास आती है और वो जब एफआईआर दर्ज करवाती है तो पुलिस फौरन हरकत में आती है और क्योंकि फिर माइनर था बच्चा तो इसके बाद आर.डी. वाजपेयी को पुलिस थाने बुलाया जाता है पूछताछ के लिए। उनकी बुआ को भी पुलिस थाने बुलाया जाता है पूछताछ के लिए। पूछताछ की जाती है। उसके जो फादर हैं वो फिर वही हवाला देते हैं कि मेरी जो बच्ची है वो डिप्रेशन की पेशेंट है। उसकी जांच भी करवाई जाती है, फिर वो जांच नेगेटिव आती है, मतलब कि वो बच्ची जो है वो डिप्रेशन की पेशेंट नहीं है। इसके बाद केस जो है चार्जशीट फाइल होती है और आज की डेट में ये जो केस है ये कोर्ट में है। देखते हैं कितना लंबा चलता है और क्या डिसीजन आता है। लेकिन ये एक ऐसा केस है जिसने तरह तरह के मोड़ लिए। एक बच्ची ने पहले अपनी माँ को और अपने भाई को मारा, जबकि उसने कबूला, पर ये पुख्ता कभी नहीं हो पाया। क्यों मारा, किस तरीके से मारा और क्यों किया उसने ये, क्योंकि उसने ये रीजन ही नहीं बताया कि उसने क्यों मारा। और उसके बाद फिर एक बार ये केस दोबारा ओपन होता है और एक नई चीज सामने आती है कि इस बच्ची ने अपने पिता पर रेप के चार्जेस लगाए। केस अभी भी कोर्ट में है, देखते हैं कोर्ट का क्या डिसीजन आता है। जैसे ही कोई अपडेट आएगा आप लोगों तक पहुंच जाएगा। दिल दहला देने वाली वारदात कि आज की जनरेशन भी कहाँ पहुंच रही है। तो ये थी बुरी वारदात। अब वारदात खत्म करूं उससे पहले वही सवाल जवाब का सिलसिला। मैंने पिछले एपिसोड में आपसे एक सवाल पूछा था। मैंने सवाल पूछा था कि काले रंग के हंस किस देश में पाए जाते हैं। तो दोस्तों उसका जवाब सिर्फ एक ही है कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर काले रंग के हंस पाए जाते हैं, इसके अलावा कहीं भी नहीं। तो ये तो था जवाब पिछले सवाल का। अब बात आती है आज के सवाल की, और आज का मेरा सवाल है, नॉर्मली जो हमारे भारत की जो नदियां हैं उनको एज अ फीमेल लिया जाता है, जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। लेकिन हमारे देश में एक ऐसी नदी भी है जिसको फीमेल की तरह नहीं मेल की तरह लिया जाता है, जिसको कहा जाता है कि ये हमारे प्राचीन काल में इसको पुरुष माना जाता था। तो आपने उस नदी का नाम बताना है कि उस नदी का नाम क्या है। तो दोस्तों ये तो था सवाल, कमेंट करके आप आंसर जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर कल एक नई वारदात में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।